नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर गोविंद मोयल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद इनसाइट में। साथियों, वर्षा ऋतु शुरू हो गई है और इसके शुरू होने के साथ ही चारों ओर प्रकृति प्रफुल्लित हो रही है, चारों ओर हरियाली छा रही है। इसके साथ ही हमारे शरीरों में वात की वृद्धि भी हो रही है। जी हाँ साथियों, जो वर्षा ऋतु का समय होता है वो हमारे शरीर में विशेष रूप से वात यानी वायु का प्रकोप करता है और वात से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं वो वर्षा ऋतु में विशेष तौर पर होती हैं। साथियों, आयुर्वेद के अनुसार हमारे वात का प्रमुख स्थान पक्वाशय और हड्डियों को बोला गया है। यानी कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर कहीं होगी तो पक्वाशय यानी कि पेट के निचले भाग में, और दूसरा हमारी हड्डियों में। आपने कई बार सुना होगा हमारे बूढ़े बुजुर्गों से, हमारे घर वालों से कि बारिश के मौसम में उनकी जोड़ों में, उनकी कमर में, उनकी गर्दन में दर्द बढ़ जाता है। इसका कारण है वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप होना या वात का प्रकोप होना। वर्षा ऋतु की मैं आपसे बात करूं उससे पहले मैं थोड़ा गर्मी के मौसम की तरफ जाऊंगा, कारण अभी पता चल जाएगा। साथियों, जब गर्मी का मौसम अपने चरम पर होता है और सूर्य देव अपनी तीक्ष्ण किरणों के द्वारा धरती के जलीय अंश को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण धरती गर्म और प्यासी हो जाती है। गर्मी के मौसम के ठीक बाद वर्षा का आगमन होता है। जब वर्षा का आगमन होता है तो इस तपती धूप पर जब बारिश होती है तो गर्मी और ठंडे पानी का जब मिलन होता है तो उससे एक ऊष्मा पैदा होती है, जिसको हम बोलते हैं अम्ल विपाक। यानी कि इसे आपको एक छोटे से उदाहरण से समझना चाहिए। मान लीजिए आपने गैस पे एक तवा रखा हुआ है और वो तवा बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। अब उस गर्म तवे पर गैस बंद कर दीजिए और फिर पानी की कुछ छींटे मारिए। साथियों, जैसे ही आप पानी की छींटे मारेंगे तो स्टार्टिंग के कुछ समय उस पानी से भाप निकलना चालू होगा। ठीक इसी प्रकार सूर्य की गर्मी से तपी हुई धरती पर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो अम्ल विपाक होता है और वायु का प्रकोप होता है। और अम्ल विपाक होने के कारण इस वर्षा के मौसम में हमारी अग्नि अत्यंत मंद रहती है, यानी कि हमको खाने की इच्छा कम होती है। और अगर हम मन मारकर या फिर बेमन से या फिर फोर्सफुली खा भी लें तो जो खाया हुआ अन्न है उसको पचाने में हमको बड़ी परिश्रम की आवश्यकता होती है, यानी कि बहुत टाइम लगता है या फिर हमारा भोजन पचता ही नहीं है, कारण हमारी अग्नि मंद हो रही होती है और हमारे आमाशय में अम्ल का विपाक हो रहा होता है। साथियों, अब बात आती है कि अगर हमारी अग्नि मंद है और हम ठीक प्रकार से भोजन को नहीं पचा पा रहे हैं तो किस प्रकार का भोजन करें, आखिर किस प्रकार का रहन सहन हमारा हो जिससे कि वर्षा में वात का प्रकोप हमारे शरीर में ना हो और वात से जनित बीमारियां हमारे शरीर को ना हो। तो इसके लिए क्या करें? आचार्य चरक ने चरक संहिता के सूत्र स्थान में ऋतुचर्या का वर्णन करते हुए उसमें वर्षा ऋतु का भी वर्णन किया है। वर्षा ऋतु का वर्णन करते समय उन्होंने बताया है कि हमको सूर्य से आती सीधी धूप का सेवन या तेज धूप का सेवन, जिसको आतप कहते हैं, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि साथियों, इस प्रकार की धूप आपकी स्किन को इरिटेट कर सकती है, जिससे आपको आपकी बॉडी में रैशेस हो सकते हैं और एलर्जी की समस्या हो सकती है। अगर भोजन की बात करें तो हमको बारिश के मौसम में विशेष रूप से दूध से बने पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, मिठाई आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, हरी सब्जियों को बिना धोए सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हरी सब्जियों का सेवन करना भी पड़ रहा है तो साथियों उबाल कर उनका सेवन करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपको सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो सत्तू आपने गर्मियों में भर भर के खाया था, आपको एनर्जी देने के लिए आपका सुपर फूड था, वही सुपर फूड वर्षा ऋतु में आकर आपका दुश्मन बन जाता है। तो आपको सत्तू को भी अवॉइड करना है, मैथुन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु में शरीर का बल अल्प होता है और अल्प बल के समय हमको अपनी शक्ति का और ह्रास नहीं करना चाहिए। अगर हम सामान्य पानी का भी सेवन कर रहे हैं तो उसको पहले गर्म करना चाहिए, गर्म करने के बाद उस पानी को ठंडा करना चाहिए, फिर उस पानी को हमको ग्रहण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमको व्यायाम अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए, यानी कि अत्यधिक व्यायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वर्षा ऋतु में अवॉइड करना चाहिए। कारण हमको व्यायाम करने के बाद जिस खुराक की आवश्यकता होती है वो खुराक हमारा शरीर इस ऋतु में ग्रहण नहीं करता है। कारण मैं पहले ही बता चुका हूं, आपकी अग्नि मंद है और वायु का प्रकोप है, तो इसलिए व्यायाम इतना ही करिए जितना आपका शरीर सहन कर सके। इसके अलावा हमको ढीले वस्त्रों को पहनना चाहिए। टाइट वस्त्र, जकड़ाहट भरे वस्त्र या ज्यादा भारी वस्त्रों का उपयोग हमारे शरीर के ऊपर इस ऋतु में नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु में
धूप का निकलना कम होता है, जिसके कारण हमारे कपड़े ठीक प्रकार से सूख नहीं पाते और उनमें कहीं न कहीं कुछ जर्म्स, कुछ कीटाणु और फंगल जैसी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं और वो हमारे शरीर पर फोल्ड्स में जाकर अटैक करती हैं और हमको गंभीर त्वचा के रोग भी वो दे सकती हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन एक सामान्य है। और साथ ही आपको अपने भोजन में थोड़ी-सी मात्रा में शहद का प्रयोग भी करना चाहिए। चाहे तो आप उसको गुनगुने पानी में मिला के पीजिए या फिर आप एक टॉनिक के रूप में शहद के कई प्रकार के साइरप्स आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन शहद को अत्यधिक मात्रा में नहीं लेना है, क्योंकि शहद भी कहीं न कहीं वात का प्रकोप करती है। लेकिन अल्प मात्रा में लेने से कोई बुराई नहीं है, क्योंकि शहद या मधु क्लेद को कम करता है, लेकिन अगर अत्यधिक मात्रा में लेंगे तो वो वात को प्रकोपित भी कर सकता है। इसलिए एक लिमिटेड मात्रा में शहद का सेवन आपको वर्षा ऋतु में करना है। और इसके अतिरिक्त मूंग की दाल का प्रयोग भी या मूंग के दाल के पानी का प्रयोग भी आप इस ऋतु में अपने भोजन के रूप में कर सकते हैं।